एक भाई अपनी ही सगी बहन से मिलने के लिए दिल्ली के एक जीबी रोड के कोठे में जाता है पैसे देके। वो उसके साथ उसके कमरे में काफ़ी देर तक रहता है, लेकिन जब उसका ये जो समय था ये ख़त्म होने वाला था तो बाहर से उनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया और तुम्हें अब बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन वो भाई कहता है कि वो अभी थोड़ी देर और इस लड़की के साथ रहना चाहता है जो कि उसकी सगी बहन थी। लेकिन बाहर से उसको ये बताया जाता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा देर अंदर रहना है तो तुम्हें डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो भाई था ये अपनी बहन के साथ उस कमरे में रहने के लिए डबल पेमेंट करने के लिए भी रेडी था। लेकिन आखिरकार उसकी बहन इस कोठे तक पहुंची कैसे थी और ये सगा भाई अपनी ही बहन के साथ उस कमरे में कर क्या रहा था? जब आप ये सारा का सारा इंसिडेंट सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 2019 में वेस्ट कोलकाता से, जहां पे दो लड़कियां वेस्ट कोलकाता के ही एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी। इनकी सैलरी थी अराउंड 35,000 पर मंथ। और ये जो दोनों लड़कियां थी ये बेस्ट फ्रेंड थी। और इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम ज्योत्सना था वो रोती हुई अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम इस इंसिडेंट में हम रानी बताएंगे क्योंकि उसका असली नाम हम नहीं ले सकते इस इंसिडेंट में। तो वो उसको जाके ये कहती है कि उसको दिल्ली से एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया था जहाँ पे उसको पर मंथ सैलरी 1 लाख के अराउंड मिल रही थी, लेकिन उसकी फैमिली उसको भेजने के लिए राजी नहीं है और इस बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। जब रानी ने ये बात सुनी तो वो ज्योत्सना के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। मतलब ऑफिस टाइम में लंच वगैरह ये सब कुछ साथ में करती थी। इनफैक्ट ऑफिस के बाद भी अगर कहीं आउटिंग का प्लान हो तो दोनों साथ में ही जाया करती थी। इतनी अच्छी फ्रेंड्स थी ये दोनों। लेकिन अब सिचुएशन इस तरह से थी कि ज्योत्सना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी फैमिली उसको बाहर भेजने के लिए रेडी नहीं थी। वहीं रानी दुखी तो थी, लेकिन साथ ही उसने जब पूछा कि वहाँ से सैलरी कितनी ऑफर हो रही है तो उसने बताया 1 लाख के अराउंड पर मंथ। और ये जो जॉब थी अब ये रानी भी करना चाहती थी, इसीलिए उसने ज्योत्सना से पूछा कि क्या मैं इस ऑफिस में जाके तुम्हारी जगह ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ज्योत्सना ने उसको बताया कि हाँ तुम बिल्कुल कर सकती हो, और उसने वहाँ से एक लड़का भेजा जो कि रानी को वहाँ छोड़ के आया। तो ये जो रानी थी ये अब इस ऑफिस में पहुंची। ये दिन था 11 जून 2019 का। रानी वहाँ पे इंटरव्यू से पहले बैठी हुई थी और काफ़ी नर्वस भी लग रही थी। इतनी ही देर में एक चाय वाला वहाँ पे आता है ऑफिस के अंदर ही, जो कि ऑफिस का ही काम करने वाला था। और वो उसको पूछता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी। अब क्योंकि रानी बहुत परेशान थी और नर्वस भी थी तो वो कहती है कि जो भी तुम अच्छा बनाते हो वो ले आओ, ज़रूरत मुझे काफ़ी है क्योंकि इंटरव्यू से पहले मैं काफ़ी नर्वस हूँ। तो ये ऑफिस में काम करने वाला उसको कहता है कि आप क्या चाहते हैं वही मैं आपको अच्छे से बना के दे दूंगा। तो उसको रानी कहती है कि तुम जाओ और अच्छे से चाय बना के ले आओ, कड़क सी चाय, ताकि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और वो थोड़ा सा बेटर फील करे इस इंटरव्यू से पहले। अब ये काम करने वाला जाता है और एक अच्छी सी चाय बना के रानी के लिए लेके आता है। वहीं रानी इस चाय को पीती है और थोड़ी ही देर में उसको ऐसा लगता है कि उसको बहुत नींद आ रही है और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। वो वहाँ इंटरव्यू देने बैठी थी और उसको ये लग रहा था कि शायद वो थोड़ी ही देर में इंटरव्यू देगी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो इससे कहीं ज़्यादा भयानक था। जब रानी की आंख खुलती है तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसको दिखता है कि वो एक बेडरूम के अंदर है जहाँ पे रानी एक बेड पे लेटी हुई है और उसके सामने एक बूढ़ा इंसान खड़ा है जिसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है। और वहीं जब रानी ने खुद को देखा तो उसके शरीर पे भी कोई भी कपड़ा नहीं था। वो चीखना चाहती थी, उस इंसान से लड़ना चाहती थी और वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसको कुछ ऐसा दिया गया था चाय में जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं है और वो उनसे लड़ नहीं सकती और वो ढंग से उठ तक नहीं पा रही थी। ये देख के रानी बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी ही देर पहले वो एक ऑफिस में इंटरव्यू देने बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से वो यहाँ पे कैसे पहुंच गई। ये देखते देखते रानी के सामने ये बूढ़ा इंसान बाहर जाता है उसके साथ इंटीमेट होके। उसके बाद एक और इंसान आता है जो कि सेम चीज़ उसके साथ करता है। रानी काउंट करती रहती है और पहले ही दिन जो कि 11 जून का दिन था उसी दिन उसके साथ 15 से 16 लोग ये सब कुछ करके जाते हैं। 15 से 16 मर्द इनफैक्ट ये सब कुछ करके जाते हैं। रानी काउंट कर रही थी 15-16 लोगों तक, लेकिन उसके बाद तो उसने काउंट करना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब भी वो चीखने की कोशिश करती या फिर उसको लगता कि जो नशा उसको दिया गया था चाय के थ्रू वो उतरने लगा है और वो थोड़ा बेटर फील कर रही है, उसी के बाद उसको फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया जाता और फिर से उसको इंजेक्शन दे दिए जाते, ये गोलियां दे दी जाती, जिसकी वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती या तो फिर लड़ नहीं पाती या फिर चीख नहीं पाती। ये सब कुछ रानी के साथ कॉन्टिन्यूसली हुए जा रहा था। इसके बाद भी रानी बहुत परेशान थी और वो जब भी खाना मांगती थी तो भी उसको मार पड़ती थी, जब भी पानी मांगती थी तो भी मार पड़ती थी। यहाँ तक कि वो ये कहती थी कि उसको शरीर पे पहनने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन उसके बदले में भी उसको मारा जाता था, पीटा जाता था।
और हर वो कोशिश की जाती थी कि रानी अपने कमरे तक से बाहर ना निकल सके, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ रानी ऐसी लड़की थी जो कि इस जगह की हैबिचुअल नहीं थी। असल में रानी जहाँ पे पहुँच गई थी वो कोई और जगह नहीं बल्कि दिल्ली का जीबी रोड था, जहाँ पे कोठा नंबर 68 था, जिसमें रानी को बेहोश करके इस तरह से पहुंचा दिया गया था। और अब वहाँ पे रानी के साथ वो सब कुछ हो रहा था जो उसने कभी अपनी जिंदगी में इमेजिन तक नहीं किया था। लगभग 1.5-2 महीने हो गए और रानी अभी तक यहीं पे थी। वहीं दूसरी तरफ फैमिली परेशान थी कि आखिरकार रानी कहाँ गई, और इसीलिए उन्होंने वेस्ट कोलकाता के ही एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन वहीं से भी उनको रानी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रानी आखिरकार है कहाँ। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और फैमिली एक तरह से उम्मीदें छोड़ती जा रही थी कि रानी उनको कभी मिल भी पाएगी। लेकिन इसी बीच रानी ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से उसका वहां से छूटना शायद पॉसिबल हो सकता था। रानी, जैसा मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल से थी। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते थे जो कि रानी को प्रेफरेंस देते थे, रानी के पास जाना चाहते थे, क्योंकि रानी देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और यंग भी थी। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग उसी के पास जाते थे, ज़्यादा पैसे दे के भी। और ये सब कुछ रानी के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 1.5-2 महीने से होता आ रहा था। लेकिन इसी बीच एक कस्टमर ऐसा आया जो कि रानी के वहाँ से ही, यानी कि वेस्ट कोलकाता से ही था। और इसके साथ क्योंकि रानी ने देखा कि वो अपने ही गांव का है और अपनी ही लैंग्वेज भी जानता है, तो रानी ने उसमें इंटरेस्ट लेना थोड़ा ज़्यादा शुरू कर दिया। उससे रानी बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा बातचीत करती थी, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बात करती थी, अच्छे से बिहेव करती थी। और इसी वजह से ये जो कस्टमर भी था ये भी रानी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली रानी के पास आता रहता था, रानी के साथ इंटीमेट होने के लिए ही। लगभग 4 से 5 बार इंटीमेट होने के बाद रानी को जब लगा कि शायद वो इंसान ट्रस्ट वर्दी है, तो उसने उससे बात करना सही समझा। उसने उस इंसान को बताया कि आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं क्या, मैं आपके पाँव तक छूने के लिए रेडी हूँ। रानी ने उसको बताया कि ये मेरे भाई का नंबर है और आप मेरे भाई को कॉल करके बताएं कि मैं यहाँ पे हूँ, इस कोठे में हूँ, और मुझे वो आके बचा ले। लेकिन सामने से ये जो इंसान था ये भी बहुत डरा हुआ था। हालांकि इसने बाहर किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये रानी को कॉन्टिन्यूसली यही बोले जा रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को कुछ भी बताया तो ये लोग मुझे भी जान से मार देंगे और मेरी जान को भी इस वजह से खतरा हो जाएगा। लेकिन रानी उसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बस बार बार यही बोले जा रही थी कि अगर तुम मेरे भाई को फ़ोन कर देते हो तो मेरे यहाँ से निकलने के चांसेस बन सकते हैं और हो सकता है कि मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। ये जो इंसान था इसका आखिरकार दिल पिघला और इसने वही किया जो रानी ने उसको बोला था। उसने कोठे से बाहर जाते ही रानी के भाई को कॉल किया, ये कहते हुए कि क्या सामने से जो इंसान बोल रहा है वो रानी का भाई है। आगे से रानी के भाई ने बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होकर उससे बात की, जैसे उसको एक तरह से उम्मीद आ गई थी कि शायद उसकी बहन का कुछ पता चल गया है। और वैसा ही सामने वाले इंसान ने उसको बताया भी। उसने बताया कि मैं अपनी पहचान तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन बोल रहा हूँ या फिर कौन बात कर रहा हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में है और वो चाहती है कि तुम किसी भी तरह से आके उसको बचा लो, वो पिछले 2 महीने से यहीं पे फंसी हुई है। रानी के भाई ने फिर से उससे पूछना चाहा कि आखिरकार वो इंसान है कौन, तो उसने ये कह के फ़ोन काट दिया कि वो अपनी पहचान उसको नहीं बता सकता। लेकिन फाइनली अब रानी की फैमिली को पता था कि रानी है कहाँ, और इसीलिए जो रानी का भाई था वो फटाफट से भाग के रोता हुआ अपनी फैमिली के पास पहुंचा, अपने माँ बाप के पास पहुंचा, जहाँ पे उसने बताया कि रानी के बारे में उसको पता चला है और उसको अभी के अभी दिल्ली निकलना पड़ेगा। ये कह के वो दिल्ली की तरफ निकल गया। अब कोलकाता से वो आया हुआ इंसान दिल्ली पहुंचा, बिल्कुल नए शहर में, जहाँ पे ना वो किसी को जानता था और ना ही उसको कोई उम्मीद थी कि किस तरह से वो अपनी बहन को बचाएगा। शुरू में तो बस वो अपनी बहन से मिलना चाहता था, बस इतना चाहता था कि आखिरकार वो एक बार मुझसे मिल ले और देख ले कि वो ठीक है या नहीं, फिर देखेंगे उसको किस तरह से निकालना है। ये कहते हुए रानी का भाई सबसे पहले दिल्ली पहुंच के उसी इंसान को फ़ोन करता है जिस इंसान ने उसको कॉल करके बताया था रानी के बारे में। सामने से ये इंसान फिर से कॉल उठाता है, ये बताता है कि वो करोल बाग से है और रानी का भाई उससे बहुत इमरजेंसी में मिलना चाहता था। ये इंसान आखिरकार रेडी हो गया रानी के भाई से मिलने के लिए। इसने रानी के भाई को करोल बाग अपने ही घर पे बुलाया। जब रानी का भाई वहां पे पहुंचा तो उस इंसान ने उसको रानी के बारे में सब कुछ बताया। जब रानी के भाई ने उस इंसान से पूछा कि आखिरकार वो रानी के बारे में ये सब कुछ कैसे जानता है, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था उसके सामने। उसने बताया कि वो रानी से काफ़ी अच्छे से बातचीत करता है और वो रानी के पास 3 से 4 बार कस्टमर बन के भी जा चुका है उसके साथ इंटीमेट होने। उसने उसको बताया कि मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अपनी बहन को बचा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये काम बहुत होशियारी से करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हारी बहन दोनों की जान जा सकती है, यहाँ तक कि उस इंसान की जान को भी खतरा है।
अब रानी का भाई ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उस इंसान ने बताया कि जहाँ पे रानी है वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और उनकी उस एरिया में काफ़ी चलती है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सीधा जाके अपनी बहन को वहाँ से निकाल के लेके आओ। तुम्हें कोई ना कोई वहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। ये सुन के रानी का भाई वहाँ से चला गया बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। लेकिन अभी क्योंकि वो सबसे पहले अपनी बहन से मिलना चाहता था, तो वो इसी जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में पहुंचता है, जहां पे वो एक मैनेजर से मिलता है जो कि एक लेडी थी, और वही इन लड़कियों से उनको इंट्रोड्यूस करवाती थी जो भी वहां पे कस्टमर्स जाते थे। तो इसी तरह से ये इंसान वहां पे पहुंचता है और कहता है कि उसको एक लड़की चाहिए, और इसी वजह से वो मैनेजर उसके सामने लड़कियां पेश करना शुरू कर देती है। लेकिन वो हर एक लड़की को रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि रानी उनमें से एक भी नहीं थी। काफ़ी देर होने के बाद ये इंसान कहता है कि उसको कोई फ्रेश लड़की चाहिए अगर उनके पास अवेलेबल है तो इतने में ही ये जो कोठे की मैनेजर होती है ये कहती है कि इसके लिए वो लड़की लेके आओ जो 2 महीने पहले ही आई है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। और इसी बीच उनकी ये कन्वर्सेशन हो ही रही थी कि पीछे से एक इंसान कहता है कि उसकी डिमांड सच में बहुत ज़्यादा है और उसके चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, और वहीं अभी वो एक कस्टमर के साथ बिजी है। ये सुनते ही रानी का भाई समझ गया कि उसी की बात हो रही है। इस वजह से वो कहता है कि अगर देर भी लगेगी, अगर वो लड़की की डिमांड सबसे ज़्यादा है तो मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। मैं वेट करने के लिए भी रेडी हूँ और ज़्यादा पेमेंट देने के लिए भी रेडी हूँ। ये सुन के वो मैनेजर एग्री हो गई इस बात के लिए, और इस रानी के भाई को वहाँ पे वेट करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर में रानी का कमरा खुलता है, वहाँ से एक इंसान निकल के बाहर जाता है और पीछे पीछे रानी भी निकलती है। वो अपने भाई को देखती है। अभी भी रानी पूरी तरह से सेंसेस में नहीं थी, लेकिन अपने भाई को देख के वो बहुत शर्मसार फील कर रही थी कि ऐसी जगह पे एक भाई अपनी बहन को देखे तो ऑब्वियस ही बात है फीलिंग्स ऐसी ही रहेंगी। वो उससे बात भी करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि शायद उसका भाई उसको यहाँ बचाने के लिए ही आया है, और अगर वो चुप रहे तो उसी में उसकी भलाई है। इससे पहले रानी कुछ बोले, रानी के भाई ने बोला कि हाँ मुझे यही लड़की चाहिए और इसी लड़की के साथ मैं जाना चाहता हूँ। ये बोलते ही रानी के भाई ने पैसे दिए और वो रानी के कमरे में चला गया रानी को लेके। वहाँ पहुँचते ही दोनों भाई बहन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़े, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज़ बाहर ना जाए और बाहर किसी को शक ना पड़े, दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक बंद कर लिया। कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और इमोशनल था ये सब कुछ, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो दोनों भाई बहन एक कमरे में जाके एक दूसरे का मुंह बंद कर रहे थे कि बाहर कोई उनका जो रोना है वो ना सुन ले। इसके बाद वो दोनों थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हुए। वो बातें कर ही रहे थे कि इतने टाइम के बाद वो मिले थे, उनको टाइम तक का पता नहीं चला। और वहाँ से बाहर से दरवाज़ा ठकठकाना शुरू कर दिया जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया और तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। लेकिन रानी का भाई अभी अपनी बहन के साथ और रहना चाहता था, और इसीलिए वो बोलता है कि वो डबल चार्जेस भी दे देगा, लेकिन अभी वो यहाँ पे और देर रुकेगा। ये कह के उनकी सारी कन्वर्सेशन होती है और रानी अपने भाई को सब कुछ बताती है कि किस तरह से वो यहाँ पे पहुंची एक चाय पीने के बाद, और उसको खुद भी नहीं पता उसके बाद उसके साथ हुआ क्या। जब उसने देखा तो उसके सामने बहुत सारे मर्द थे जो बारी बारी से आके उसके साथ इस तरह से ये नीच हरकत कर रहे थे, और वो भी उसकी मर्जी के बिना। वो चाहती थी चीखना, वो चाहती थी भागना, लेकिन उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो ये सब कुछ कर पाए। बेचारी फंस गई थी वहां पे और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये सुन के ये सारी बातें होने के बाद रानी का भाई उसको कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा। ये कह के वो वहां से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद बाहर जाके वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। अगर पुलिस स्टेशन में जाए और अगर पुलिस को भी इसके बारे में पता हो तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है, और पुलिस अगर कहीं इस कोठे वाले से मिली हुई हो तो वो सच में बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हैं। तो इसी वजह से उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा था कि किस तरह से वो रानी को इस कोठे से बाहर निकाले। अब 1-2 दिन बीतने के बाद फिर से वो उस कोठे पे गया, कोठा नंबर 68। वहाँ पे जाके उसने फिर से रानी के लिए पेमेंट की और रानी के कमरे में चला गया। वहाँ पे जाके उसने रानी से ही पूछा कि आखिरकार वो करे क्या, किस तरह से रानी को वहाँ से बाहर निकाले। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो चाह के भी पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा पा रहा। तो इतने में ही रानी ने ही उसको सोल्यूशन बताया। रानी ने उसको एक लेडी के बारे में बताया जो कि उस कोठे पे बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती थी, उन लेडीज़ की सुरक्षा के लिए कि अगर किसी को फोर्सफुली यहाँ पे रखा गया है या फिर किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे तो उनकी वो हर पॉसिबल वे में कानूनी तौर पे हेल्प करे। और ये जो लेडी थी इनका नाम था स्वाति मालीवाल। ये महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और कहीं कभी रानी ने शायद उस कोठे पे ही उनका नाम सुन लिया था कि वो इस तरह से महिलाओं के लिए ये कदम उठाती रहती हैं और उनकी हेल्प के लिए हमेशा आगे रहती हैं। तो रानी ने अपने भाई को यही बताया कि वो जाके स्वाति मालीवाल से मिले और वही उसकी हेल्प कर सकती हैं।
रानी का भाई ये सुन के बहुत उम्मीद लेके इस कोठे से बाहर निकला। अब यहाँ से निकल के रानी का भाई सबसे पहले दिल्ली के DCW में गया। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक मेंबर से मिला जिनका नाम था किरण नेगी। और किरण नेगी से रानी के भाई ने ये सब कुछ शेयर किया कि किस तरह से वो अपनी बहन से अभी मिल के आ रहा है और किस तरह से वो पिछले 2 महीनों से वहीं पे परेशान है और उसको बहाने से वहां पे लेके गए हैं। वो एक जॉब के लिए कोलकाता से दिल्ली आई थी, लेकिन किस तरह से उसको वहां से नशे की गोलियां उसकी चाय में मिला के उसको वहां से ले जाया गया इस कोठे में, और तब से उसको वहीं पे जबरदस्ती रखा गया है। ये सुनने के बाद किरण नेगी ने इस मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने तभी के तभी स्वाति मालीवाल को कॉल किया और ये सब कुछ बताया कि इस लड़की का भाई तक उनके साथ बैठा है और वो अभी के अभी उससे मिल के आ रहा है और इस मामले में कुछ भी झूठ नहीं है। उसका भाई यहाँ पे बैठ के हमें सब कुछ सच बता रहा है और जहां तक कि वो उससे मिल के आया है, इससे बड़ा सच क्या हो सकता है। ये सुन के स्वाति मालीवाल ने DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को कॉल की और उन्होंने उनको बताया कि इस तरह से GB रोड के कोठा नंबर 68 में एक लड़की को जबरदस्ती रखा हुआ है और इस कोठे पे उनको रेड मारनी है और इस लड़की को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना है। तो ये जो मनदीप सिंह रंधावा थे, इन्होंने भी बहुत खूब इनका साथ निभाया और उन्होंने कहा कि इसके लिए वो एक डेट डिसाइड करेंगे। और ये जो डेट डिसाइड हुई थी ये थी 9 अगस्त 2019। मतलब रानी को उस कोठे में फंसे हुए लगभग 2 महीने पूरे होने वाले थे। अब उन्होंने इस मामले में भी एक प्लान बनाया कि हो सकता था वो रेड मारने जाते लेकिन वहां से रानी को गायब कर दिया जाता। तो उन्होंने इसके लिए प्लान ये बनाया कि जो रानी का भाई है वो 9 तारीख को भी कस्टमर बन के रानी से मिलने जाएगा और वो तब तक रानी के कमरे में रहेगा जब तक पुलिस वहां पे रेड मारने नहीं पहुंचती। ये सब कुछ डिसाइड होता है और एज डिसाइडेड रानी का भाई 9 अगस्त को भी रानी से मिलने कोठा नंबर 68 में पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद वो रानी के साथ एक रूम में रुक जाता है जहां पे वो रानी को इसके बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसका इस कोठे में आज आखिरी दिन है और आज वो सारी बंदिशों से मुक्त होने वाली है। आज वो फाइनली घर जाने वाली है। ये कह के वो वहां पे दोनों भाई बहन इस कमरे में बैठे रहते हैं इंतजार करने कि कब पुलिस पहुंचती है और कब वो वहां से बाहर निकलते हैं। और जैसा डिसाइडेड था मनदीप सिंह रंधावा अपनी टीम को लेके इस कोठे पे पहुंचते हैं। जैसे ही रेड के दौरान वो इस कमरे को खोलते हैं तो दोनों भाई बहन को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद वो भाई अपनी बहन को लेके फाइनली घर चला जाता है और वहीं कोठे की जो मैनेजर थी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा जो भी लोग इस सारे सिनेरियो में जुड़े थे जब से रानी के साथ ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई थी उन सबको मैनेजर के साथ ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से उस ड्यूरिंग जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हर इंसान ने इस मामले में हर इंसान की बहुत प्रेज की थी जिसने भी रानी के भाई का और रानी का साथ दिया था, चाहे वो किरण नेगी हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो या फिर मनदीप सिंह रंधावा। हर इंसान ने बहुत अच्छे से काम किया था और इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेज मिली थी सबके लिए। और साथ ही इस भाई की भी बहुत तारीफ की गई थी जिस तरह से, जिस क्लेवरनेस से उसने अपनी बहन को वहां से निकाला था एकदम सुरक्षित। तो ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि बताता है कि आप चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, जितनी भी भयानक सिचुएशन में हो, अगर आप सूझबूझ से काम लेते हैं तो आप हर उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं जो एक टाइम पे इम्पॉसिबल नजर आती है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो इसी तरह से वीडियोस आती रहेंगी और आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।